दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड हिस्ट्री रियल फैक्ट्स में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम उस व्यक्ति की बात करेंगे जिसने पूरी दुनिया में अपना वर्चस्व एक पुलिस स्टेशन के तौर पे बहुत मजबूत से बनाया। ये दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता की बात करेंगे तो इसमें टॉप पे आते हैं। तो आज अब तो आप समझ गए होंगे कि आज हम किसके बारे में बात करने हैं। तो आइए मैं आपको वह व्यक्ति को बचपन से लेकर अभी तक की सारी जानकारियाँ और सारी घटना से वाकिफ करूँगा। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आइए तो आज हम बात करेंगे हमारे देश के अभी तक के सबसे पावरफुल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र दामोदर मोदी का। उनका जन्म 17 सितंबर 1950 में गुजरात के एक छोटे से गांव वडनगर में हुआ था। वह टोटल 5 भाई बहन थे, जिनमें से उनको 3 भाई और 1 बहन थी। बचपन से नरेंद्र काफी मेहनती थे। उनके पिताजी की चाय की दुकान थी जो रेलवे स्टेशन पे थी, वहां पे उनका हाथ बताने जाते थे। उनकी स्कूल की शिक्षा वडनगर के गांव में हुई और उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उनकी शादी बेचना बहन से 17 साल की उम्र में तय हो गई थी। थोड़े समय बाद उन्होंने संसार का त्याग कर दिया। उस संसार त्याग करने के बाद वो रामकृष्ण मिशन के मठ के द्वारा अपने जीवन की शुरुआत हुई और उसके बाद आज वो विश्व के सबसे बड़े नेता के रूप में जाने गए। तो शुरुआत में वो आरएसएस के साथ जुड़े और 19 महीने तक जो आपातकालीन का टाइम था वहां पे उन्होंने भ्रष्टाचार विरोध के आंदोलन किए। इन्हीं गुणों के साथ उन्होंने 1987 में भारतीय जनता पार्टी में जुड़े। वहां से भारत को एक अच्छा लीडर मिलने वाला था और देश को हर सिद्धि प्राप्त हुए ऐसा एक महान लीडर बनने की वहां से शुरुआत हो चुकी थी। इसके बाद भाजपा में जुड़ने के 1 साल के अंदर उनको जनरल सेक्रेटरी के रूप में पसंद किया गया। भाजपा में जुड़ने के बाद शंकर सिंह वाघेला के साथ मिलकर उन्होंने गुजरात में बहुत अच्छे काम किए। संगठन में वहां पे एकता चालू हो गई थी और विकास के सहयोग के लिए वो सभी तरीके से मदद करने के लिए प्रजा के साथ खड़े थे। यहाँ पे भाजपा के लिए ये अच्छा काम हो गया क्योंकि उनको 2 ग्राउंड लेवल के सबसे बड़े अच्छे नेता मिल गए थे। जहाँ पे शंकर सिंह वाघेला एक अच्छे नेता तो थे, लेकिन नरेंद्र मोदी की एक अच्छे पॉलिसी मेकर के रूप में जाने गए। उसके बाद उनके और उनकी पार्टी के 7 प्रयास के बाद 1919 अप्रैल में केंद्र में मिली-जुली सरकार बनी, लेकिन ये भागीदारी थोड़े टाइम के लिए मुमकिन हो सकी। उसके बाद 1995 में गुजरात विधानसभा में 2/3 हिस्से से बीजेपी गुजरात में सरकार बनाने में मुमकिन रही। इसके बाद भाजपा और डॉक्टर इस दौरान उन्होंने सोमनाथ से अयोध्या और कश्मीर से कन्याकुमारी तक टोयोटा गाड़ी में बैठकर पूरी रैली की महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई थी। इसके बाद बीजेपी में कंट्रोवर्सी भी आई, जहाँ बीजेपी में विभाजन हुआ। केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री बने और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी को दिल्ली के लिए जनरल सेक्रेटरी पद के लिए उनको दिल्ली भेजा गया। इस काम में भी उन्होंने कोई दखल अंदाजी नहीं की। जो संघ ने काम दिया वो उन्होंने अच्छे से निभाया। फिर आया 2001 का साल, जहाँ पे बीजेपी को लगा कि गुजरात में उनकी पकड़ छूट रही है, तो मोदी जी को वापस बुलाया और 14वें मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली। 2001 से उन्होंने 2014 तक अपने 4 बार मुख्यमंत्री बनने का कार्यकाल पूर्ण किया और गुजरात के विकास में अपनी अहम भूमिकाएं निभाई। मोदी जी के मुख्यमंत्री के बनने के बाद गुजरात और बीजेपी का सुवर्ण काल शुरू हुआ। उन्होंने बहुत सारी योजनाएं प्रारंभ की, जैसे पंचामृत योजना, सुबलाम सुबलाम योजना, कृषि योजना, चिरंजीवी योजना, मातृ वंदना योजना, बेटी बचाओ ज्योतिग्राम योजना, कर्मयोगी अभियान, कन्या कलावाणी योजना और बाल भोज योजना। मोदी का वन बंधु कार्यक्रम, विकास कार्यक्रम बहुत ही अच्छे से गुजरात में चल रहा था और इन्हीं योजनाओं के कारण गुजरात में हर लोगों को हर जगह पे हर तरीके से बहुत सारी योजनाओं का लाभ सीधे तरीके से उनको मिल रहा था और गुजरात का विकास अपने ऑल टाइम के हाई पे पहुंच गया था। इसके साथ उन्होंने अच्छा काम ये भी किया कि शांति कृष्ण वर्मा की अस्थियां वो भारत में सुरक्षित तरीके से जिनीवा से यहाँ पे लाए और एक क्रांति तीर्थ की स्थापना की और ये तीर्थ उन्होंने राष्ट्र को समर्पित किया और ये देशभक्ति और पर्यटन स्थल का यहाँ पे संगम आपको देखने के यहाँ पे मिलेगा। ऐसे नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किए गुजरात। नरेंद्र मोदी जी के काल में एक धब्बा वो भी रहा जैसे गोधरा कांड। 27 फरवरी 2002 को ये घटना हुई थी, जहाँ पे
अयोध्या से लौट रहे कार सेवकों पर गोधरा रेलवे स्टेशन पे कोच H6 में जहाँ पे कुछ लोगों ने आग लगा दी थी और इसके गंभीर परिणाम ये भी आए कि गुजरात में दंगे होने लगे हजारों जगह पे। इसी दंगों के कारण न्यायिका जांच और निष्कर्ष के लिए यहाँ पे कई आयोग और विशेष टीम को यहाँ पे लाया गया। इसके बाद नानावती और मेहता आयोग ने बताया कि साबरमती एक्सप्रेस के H6 में जो आग लगाई गई थी वो पूर्व नियोजित एक साजिश थी। विशेष एसआईटी कोर्ट का फैसला 2011 में आया। अदालत के 31 लोगों को दोषी ठहराया और 63 लोगों को वहां पे सबूत ना मिलने के कारण उनको बरी किया गया। गुजरात हाई कोर्ट का फैसला ये आया कि 11 दोषियों को फांसी दी जाएगी और 20 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इसके बाद आगे से अपील करने के बाद हाई कोर्ट ने 11 दोषियों को फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दे दिया, जबकि बाकी 20 लोगों की सजा को उम्र कैद को बरकरार रखा गया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित विशेष जांच दल एसआईटी ने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और अन्य अधिकारियों की भूमिका पर भी जांच की थी। गोधरा कांड के बाद कांग्रेस और विपक्षी दलों ने काफी हंगामा किया और नरेंद्र मोदी की सरकार वहां पे गिरा गई थी, लेकिन फिर से जनता ने नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास दिखाया और 182 में से 127 जीत के साथ नरेंद्र मोदी जी फिर से गुजरात के मुख्यमंत्री बने और जनता का उन पर भरोसा कायम रहा। यहाँ पे एसआईटी ने तो यहाँ तक भी कहा कि राज्य सरकार और उच्च अधिकारियों के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला है। नरेंद्र मोदी जी ने 2 बार इंटरव्यू में कहा कि 2004 में पहले से ही कह चुका हूँ कि 2002 के सांप्रदायिक दंगों के लिए मैं क्यों माफी मांगू। यदि मेरी सरकार ने ऐसा किया है तो उसके लिए मुझे सरेआम फांसी पे दे देना चाहिए। दूसरी बात 2012 में यह कहा कि अगर मोदी ने यह अपराध किया है तो उसे फांसी पे लटका दो, किंतु यदि मुझे एक राजनीतिक मजबूरी के चलते अपराधी कहा गया है तो उसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। गोधरा कांड के बाद नरेंद्र मोदी जी से सरकार और बीजेपी के सामने दूसरी चुनौती ये आई कि अक्षरधाम मंदिर पर हमला हुआ, 2 आतंकवादी सरेआम घुस गए वहां पे। यहाँ पे बहुत सारे सिविलियंस की जान भी गई थी और बहुत सारे सिविलियंस वहाँ पे अटके हुए भी थे। यहाँ पे विशेष टास्क फोर्स को भी बुलाया गया और स्थानिक पुलिस वालों ने यहाँ पे सुरक्षा बहुत बढ़ा दी थी। रात को स्पेशल टास्क फोर्स ने यहाँ पे दोनों आतंकवादियों को धर लिया था सुबह तक होने तक, और वह फिर उसके बाद सभी सिविलियंस को वहाँ पे सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला गया और स्थानिक पुलिस ने यहाँ पे बहुत सारी मदद की थी। यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया था और वो पूरे कम टाइम में उन्होंने सुरक्षा जांच एजेंसियों का बड़े अच्छे से इस्तेमाल करके दोनों आतंकवादियों को पकड़ लिया गया था। उन्होंने आतंकवादी के खिलाफ एक बयान दिया था, आतंकवाद युद्ध से भी बदतर है। एक आतंकवादी कोई नियम नहीं होते, एक आतंकवादी तय करता है कि कब, कैसे, कहाँ, किसको मारना है। भारत ने युद्ध की तुलना में आतंकवादी हमलों में बहुत अधिक लोगों को खोया है। श्री नरेंद्र मोदी जी ने जोर देकर ये भी कहा कि मुंबई जैसे हमले में केंद्रीय सत्ता की स्थिरता देश के लिए खतरनाक और राज्य के पास सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष वैधानिक होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने यह भी कहा कि मुसलमानों के एक हाथ में कंप्यूटर दूसरे हाथ में कुरान होना चाहिए। उन्होंने दृष्टिकोण यह भी बताया कि शिक्षा और आस्था का संतुलन देश की प्रगति के लिए बहुत आवश्यक होता है। कानून मंत्री का उस टाइम पे बहाना है कि गुजरात के सीएम पर पिछले 12 सालों में अगर कोई एफआईआर नहीं हो तो उनको कौन अपराधी ठहरा सकता है और उनको कौन फांसी देने वाला है। ये इस तरीके से उन्होंने 2 पॉइंट में उन्होंने मतलब की सवाल की। अफजल गुरु पर जो सुप्रीम कोर्ट ने फांसी का फैसला दिया था वहाँ पे उन्होंने नरेंद्र मोदी जी का उन्होंने सम्मान किया था। और मैं आपको बता दूं कि तिहाड़ जेल में 2013 में 9 फरवरी को अफजल गुरु को तिहाड़ जेल में फांसी पे लटका दिया गया था। फिर आता है साल 2014 जहाँ पे भारत में प्रधानमंत्री की चुनाव होने जा रही थी और बीजेपी ने नरेंद्र मोदी जी को अपना अगला प्राइम मिनिस्टर की रेस में उम्मीदवार घोषित कर दिया गया था। प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनने के बाद कई लोगों ने अपने सुझाव दिए, जैसे केजरीवाल कांड के लिए, और कई विदेश अधिकारियों ने मोदी जी के खिलाफ अपने समर्थन जारी किए। बाबरी मस्जिद के लिए पिछले 45 साल से कानूनी लड़ाई लड़ रहे 92 साल के मोहम्मद हाशिम अंसारी के मुताबिक भाजपा में प्रधानमंत्री के पद के लिए उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जी के प्रांत गुजरात में सभी मुसलमान खुशहाल है, और जबकि उसके उलट कांग्रेस हमेशा मुसलमान में मोदी जी का भय पैदा करती रहती है। ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री टोनी एबॉट का बयान आया, नरेंद्र मोदी जी को 2002 के दंगे के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए, क्योंकि वह उस समय मात्र एक पीठासीन अधिकारी थे जिन्होंने अनगिनत जातों में पाक
साफ साबित हो चुके थे, मतलब कि कोई भी उनके खिलाफ सबूत नहीं मिला था। ये वीडियो में आपने देखा कि नरेंद्र मोदी जी की मुख्यमंत्री तक की सारी सफर, उसके बाद वो प्रधानमंत्री जी को उम्मीदवार चुने जाते हैं। और अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि पीएम बनने के बाद उन्होंने देश में कौन कौन से बदलाव किए, कौन कौन सी घटनाएं उनके साथ घटित हुई, और विदेश में उनका प्रभाव कैसा रहा। वो सारी घटनाएं मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।